मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज जॉन लॉक पर व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत है। आपका स्वागत है। जॉन लॉक हॉब्स की भांति अंग्रेज था। उसका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ, उसकी मृत्यु 1704 ईस्वी में हुई। 1632 का वर्ष ब्रिटिश संविधान के इतिहास में उल्लेखनीय माना जाता है, क्योंकि इस 1632 ईस्वी में सुधार कानून लागू हुआ था, पारित हुआ था, और इस सुधार कानून के अंतर्गत इंग्लैंड में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को और अच्छा बनाने का प्रयास किया गया था। तो 1632 में जब सुधार कानून पारित हो रहा था, उसमें लॉक का जन्म हुआ था। कितनी एक विशिष्ट बात लॉक के जीवन में हम देख सकते हैं कि उसका शैशव बाल्यकाल गृह युद्ध में बीता। वह जब युवावस्था में पहुंचा तो उस समय राजतंत्र को समाप्त किया गया, क्रामवेल के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई। और जब वह वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होने लगा तो उसने अपनी आंखों से 1688 की रक्तहीन क्रांति को देखा था। न केवल देखा था, अपितु उसका पूर्वानुमान भी लगा चुका था। यहाँ पर थोड़ा सा इस घटना के बारे में आपके सामने कुछ बातें रखूंगा। स्टुअर्ट काल में 4 शासक हुए। एक था जेम्स प्रथम, राजा की देवीय शक्तियों का सबसे बड़ा समर्थक। उसका बेटा चार्ल्स प्रथम। चार्ल्स प्रथम भी पिता के नक्शे कदम पर चलने वाला। परिणाम स्वरूप संसद और सम्राट के बीच गृह युद्ध हुआ। पूरा देश 2 भागों में बट गया, एक तरफ संसद के समर्थक, दूसरी तरफ सम्राट के समर्थक। यह गृह युद्ध 1642 से 45 चला। सम्राट की हार हुई, सम्राट के विरुद्ध मुकदमा चला और सम्राट को 1649 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया गया। इंग्लैंड में इन विभिन्न प्रकार की घटनाओं से राजतंत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध एक आक्रोश उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश जनता ब्रिटिश सम्राटों के अत्याचारों से, उनके क्रियाकलापों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। आखिर में संसद ने यह तय किया कि जो भी राजतंत्रीय व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया जाए और उसके स्थान पर गणतंत्र की स्थापना की जाए। परिणाम यह हुआ कि चार्ल्स प्रथम को फांसी पर लटका दिए जाने के बाद राजतंत्र और उससे संबंधित जितनी भी संस्थाएं थी, यहाँ तक कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स को, प्रिवी काउंसिल को भी भंग कर दिया गया और गणतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना हुई क्रामवेल के नेतृत्व में 1649 में। क्रामवेल 1658 तक रहा। 1658 में क्रामवेल की मृत्यु हो गई। संसद यह तय नहीं कर पाई कि अगला शासक किसे बनाया जाए। आखिरकार ब्रिटिश संसद को फिर से राजतंत्र के सामने झुकना पड़ा। चार्ल्स प्रथम का बेटा चार्ल्स द्वितीय उस समय फ्रांस में रह रहा था, पेरिस में। ब्रिटिश संसद के नेता वहां पर पहुंचे। उन्होंने चार्ल्स द्वितीय को समझा बुझा करके ले आए इंग्लैंड, और इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। चार्ल्स सेकंड सम्राट बना और इस प्रकार से राजतंत्र की पूर्ण स्थापना हुई और राजतंत्र की जो संस्थाएं पकड़े भंग कर दी गई थी उनको पुनर्जीवित कर दिया गया। यह चार्ल्स सेकंड वही व्यक्ति है जिसने कबाल या कैबिनेट की स्थापना की थी। चार्ल्स सेकंड का समय बहुत अच्छे से बीत गया। उसके मृत्यु के बाद उसका भाई जेम्स द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसका शीघ्र संसद से झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि उसने जनता को यह आश्वासन दिया कि वह संसद के नियंत्रण से मुक्त होकर के जनता पर शासन करना चाहता है। इससे संसद के नेता बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने जेम्स द्वितीय की बहन, उसका नाम था मेरी, और उसके पति का नाम था विलियम तृतीय, जो कि ऑरेंज नाम के राज्य का राजकुमार था। ब्रिटिश संसद के नेता विलियम तृतीय के पास पहुंचे और उन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण करने के लिए उसको प्रेरित किया।
विलियम तृतीय पूरी सेना के साथ जब इंग्लैंड पर आक्रमण किया तो जेम्स सेकंड अकेला पड़ गया। यहां तक कि जेम्स सेकंड के जो व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड थे वो उसका साथ छोड़कर चले गए। जब जेम्स द्वितीय ने देखा कि उसके आसपास कोई नहीं है, उसका समर्थन करने वाले इंग्लैंड में कोई नहीं है, तो गद्दी छोड़ करके भाग गया। इस प्रकार से रक्त का एक बूंद भी बहाए बिना इस 1688 में एक बहुत बड़ी क्रांति हो गई, जिसे कि 1688 की रक्तहीन क्रांति या शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। जॉन लॉक इस क्रांति में एक प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया और यह माना जाता है कि उसकी जो पुस्तक है शासन पर 2 निबंध, यह 1683 में वह लिख चुका था, लेकिन उसका पब्लिकेशन प्रकाशन 1690 में हुआ। लॉक की दूरदृष्टि देखिए, वह उन सभी चीजों को पहले से लेखबद्ध कर चुका था जो 1688 में घटित हुई। मूल स्क्रिप्ट 1681-82 में वह लिख चुका था और भले ही उसका प्रकाशन बाद में हुआ और इस प्रकार से थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन या थोड़ा बहुत चीजें जोड़ दी गई और बाद में 1688 या 1690 में उसका प्रकाशन हुआ। और इस शासन पर 2 निबंध उसकी जो पुस्तक है उसमें उसने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार से लॉक ब्रिटिश शानदार क्रांति का एक प्रमुख व्यक्ति था। वह पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षक हुआ, बाद में वह डॉक्टरी का अध्ययन किया, एक बहुत बढ़िया चिकित्सक बना, लेकिन यह विडंबना मानी जाएगी कि वह जीवन भर वह अस्वस्थ रहा। जॉन लॉक कहता है कि मेरा स्वास्थ्य मेरी एक ऐसी प्रेयसी के समान है जिसको लाख मनाने के बावजूद आज तक मैं उसको खुश नहीं करवाया। 1704 में उसके प्रमुख ग्रंथों में लेटर्स ऑन टॉलरेंस 1, 2, 3, 4 ये 4 भागों में है। इसी प्रकार से शासन पर 2 निबंध है। शासन पर 2 निबंध के अंतर्गत उसने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया है। इसके पहले हमने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन किया था। आज लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को देखते हैं। इसमें सबसे पहले मानव स्वभाव के बारे में लॉक के विचार हॉब्स के सर्वथा विपरीत है। हॉब्स कहता है कि मनुष्य स्वार्थी होता है, लोभी होता है, उसमें पाशविक वृत्ति होती है, उसका जीवन एकाकी होता है, क्षणिक होता है, कुत्सित विचारों वाला होता है। जबकि इसके विपरीत लॉक कहता है कि मनुष्य स्वभाव से विवेकी होता है, समझदार होता है, उसमें सहानुभूति की भावना होती है, प्रेम होता है, दया का भाव होता है, उसमें परोपकार का गुण होते हैं। मतलब कि जितने भी व्यक्ति में अच्छाइयां हैं वो सब अच्छाइयां व्यक्ति में पाई जाती हैं। यह लॉक का विचार हॉब्स के विचारों की विपरीत है। लॉक उदाहरण देते हुए कहता है कि व्यक्ति जानते हुए भी अपराध करता है, जानते हुए भी झूठ बोलता है, जानते हुए भी गलत काम करता है, वह जानता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जानते हुए भी गलत काम भी करता था, अच्छा काम भी करता था, लेकिन उसमें अच्छाइयों का स्वभाव ज्यादा था। इसलिए प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से अच्छा प्राणी होता है, शांति प्रिय होता है। दूसरा है प्राकृतिक दशा। प्राकृतिक दशा शांति और स्वतंत्रता की दशा थी। सौहार्द का भावना था, पारस्परिक सहयोग की भावना लोगों में पाई जाती थी, सब कोई बहुत ही अच्छी तरह से मिलजुल करके रहते थे, सर्वत्र शांति का साम्राज्य था। इस प्राकृतिक दशा में प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करते हुए लॉक कहता है वे अधिकार जो व्यक्ति से छीने न जा सकते हों। जैसे ही कोई प्राणी जन्म लेता है या जैसे मनुष्य जन्म लेता है, उसको ये अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं और उससे यह छीना नहीं जा सकता। उसे प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो इस प्राकृतिक दशा में व्यक्ति को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे। एक है जीवन का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है संपत्ति का अधिकार। जीवन, आत्मरक्षा, अपने शरीर की रक्षा करना, एक जीवन का अधिकार माना जाता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार।
अपने इच्छा से काम करना, इसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। और तीसरा है संपत्ति का अधिकार। लॉक कहता है कि जब किसी बाह्य वस्तु पर व्यक्ति अपने श्रम का संयोग करता है तो वह वस्तु उसकी हो जाती है। इस प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति की भावना का प्रादुर्भाव होता है। तो लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अब इस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी। लॉक कहता है प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी क्योंकि मनुष्य स्वभाव से शांति प्रिय और समझदार होता है। उसको 3 प्रकार के अधिकार भी थे, लेकिन इन सब के बावजूद उस प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी। असुविधाएं क्या थी? पहली असुविधा थी प्राकृतिक नियमों की अस्पष्टता। प्राकृतिक नियम थे, लेकिन उसकी व्याख्या करने वाला, उसको लागू करने वाला कोई नहीं था। परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इन नियमों की व्याख्या करता था, उनको लागू करता था। दूसरी चीज, निर्णय और क्रियान्वयन संस्था का अभाव था। इन प्राकृतिक नियमों का निर्माण करने वाली संस्था और उन नियमों को, उन कानूनों को क्रियान्वित करने वाली संस्था कोई नहीं थी। मतलब कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, कानून व्यवस्था जिसे हम कहते हैं वो चीज नहीं थी। और तीसरी चीज, न्याय या दंड व्यवस्था का अभाव था। वहां पर कोई न्यायपालिका नाम की व्यवस्था नहीं थी, दंड के नियम नहीं थे। परिणाम स्वरूप जब ये तीनों चीजें नहीं थी, मतलब व्यक्ति का जीवन असुरक्षित होने लगा। प्राकृतिक जीवन, प्राकृतिक अवस्था धीरे धीरे विषाक्त होने लगी। सब एक दूसरे के साथ मरने मारने पर, कटने काटने पर उतारू होने लगे। जब व्यक्ति का जीवन पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, क्योंकि ये सभी चीजों, वहां पर कानून थे, स्वतंत्रता थी, अधिकार थे, लेकिन इन अधिकारों को क्रियान्वित करने वाली, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने वाली कोई संस्था या कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण व्यक्ति का जीवन कष्टमय हो गया, व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया। परिणाम स्वरूप व्यक्तियों ने मिलकर के समझौता किया। फिर आता है सामाजिक समझौता। लॉक कहता है समझौता 2 हुए। इसके पहले हाफ से बोला है समझौता 1 हुआ कि लोगों ने आपस में मिलकर के समझौता किया और उन्होंने लेवियाथन को अपना राजा बनाया। लॉक कहता है यहां पर 2 समझौता हुआ। पहला समझौता से नागरिक समाज का निर्माण हुआ, दूसरे समझौते से राज्य का निर्माण हुआ। वो कैसे? लोगों ने मिलकर के परस्पर समझौता किया और इस समझौते के द्वारा उन्होंने ये तय किया कि आज की अब से हम प्राकृतिक नियमों के क्रियान्वयन या दंड देने की शक्ति का परित्याग करते हैं। ये प्राकृतिक नियमों को लागू करने और दंड देने का अधिकार का परित्याग करते हैं। तो लोगों ने मिलकर के आपस में समझौता किया और ये जो प्राकृतिक नियमों को क्रियान्वित करने, दंड देने के अधिकारों को उन्होंने परित्याग किया, लेकिन जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, तीनों अधिकारों को वह अपने पास रखा। यह पहला समझौता हुआ। दूसरा समझौता उन्होंने राजा से किया, शासक से किया, शासन से किया। मतलब समझौता का मतलब गिव एंड टेक, लेना और देना। संधि का मतलब जुड़ना, समझौता का मतलब लेना और देना। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। तो यहां पर जनता और शासन के बीच, जनता और शासक के बीच समझौता हुआ। तो समझौते के शर्तों से जिस प्रकार से जनता बंधी हुई है, इसी प्रकार से समझौते के शर्तों से शासक भी बंधा हुआ है। तो शासक से क्या उन्होंने समझौता किया? शासक से उन्होंने कहा कि हम अपनी जितनी भी शक्ति है, हमारे पास जो भी है, 3 अधिकारों को छोड़ करके, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, बाकी हम सब कुछ तुमको सौंपते हैं और तुम्हारा दायित्व होगा कि तुम हमारे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करो। यदि राजा, समझौते के शर्तों से दोनों पक्ष बंधे हुए हैं, यदि जनता किसी प्रकार की गलत कार्य करती है तो शासक उनको दंडित करेगा ताकि लोगों के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। इसी प्रकार से यदि शासक
लोगों के जीवन स्वतंत्रता संपत्ति का अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनका दमन करता है, तो जनता को भी यह अधिकार होगा कि वे ऐसे व्यक्ति को राजा के पद से हटा देवे और ऐसे व्यक्ति को फिर दूसरा अपना राजा बनाए जो इस प्रकार के अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम हो। इस प्रकार से लॉक कहता है दो समझौते हुए, एक समझौता जनता के बीच आपस में हुआ, दूसरा समझौता जनता का शासक से हुआ और समझौते में दोनों पक्ष सीमाओं से, नियमों से बंधे हुए हैं और यदि कोई भी पक्ष इसका उल्लंघन करता है तो उसको दंडित देने का अधिकार दूसरे पक्ष को होगा। इसके बाद राज्य का स्वरूप लॉ कहता है पहली बात कानून निर्माण, लागू और दंड देने की प्राकृतिक की पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। लॉ कहता है कानून निर्माण, कानूनों का क्रियान्वयन और कानून के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। इस प्रकार से लॉक शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल बीज बोने वाला व्यक्ति था और यहीं से मॉन्टेस्क्यू को प्रेरणा हुई जिसने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का वैज्ञानिक विवेचन किया और यही मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लागू किया गया। तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बीज हमें लॉक के विचारों में देखने को मिलता है। दूसरी चीज, शासन का उद्देश्य नागरिकों का हित होना चाहिए। शासन ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकती जिसका उद्देश्य नागरिकों के विरुद्ध हो, नागरिकों के हितों के विरुद्ध हो। तो जन कल्याण का राज्य की भावना लॉक के विचारों में देखने को हमको मिलती है। तीसरी चीज, नागरिकों की सहमति प्रत्येक व्यवस्था, प्रत्येक कानून, प्रत्येक नियमों पर मिलनी चाहिए। जब तक जनता की सहमति न हो तब तक शासन को भी कानून या नियम बनाने का अधिकार नहीं है। चौथी चीज, कानून का शासन। लॉक कानून के शासन का पक्षधर है, मतलब उन्होंने एक व्यवस्था की स्थापना कर दी, उस व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को काम करना चाहिए, अपना जीवन यापन करना चाहिए। जो नियम व्यक्ति पर है ऐसे ही नियम राज्य पर भी होने चाहिए। इस प्रकार से लॉक ने संविधानवाद का प्रारंभ किया, संविधानवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का बीज हमको लॉक के विचारों में मिलता है, इसी प्रकार से संविधानवाद का बीज भी हमें लॉक के विचारों में मिलता है। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद का एक सीधे साधे शब्दों में इसका अर्थ ये होता है कि जिस देश में संविधान की व्यवस्था के अनुरूप सत्ता का हस्तांतरण होता है, मतलब संविधान का पालन नियमित किया जाता है, उस व्यवस्था को संविधानवाद की व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में 1950 में जो संविधान लागू हुआ, आज 2022 में भी उस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप चुनाव होते हैं, व्यवस्था की स्थापना की जाती है, मतलब संसद की स्थापना की जाती है। जिसको बहुमत मिला उसके हाथ में सत्ता सौंप दी जाती है। जो पराजित पक्ष है वह इस पराजय को स्वीकार कर लेता है और संविधान का मान रखता है, संविधान की व्यवस्था को स्वीकार करता है। तो जहां पर संविधान के प्रावधानों का नियमतः पालन होता है, हम उस व्यवस्था को संविधानवाद कहते हैं। लेकिन दूसरे देशों में, जैसे अपने पड़ोसी पाकिस्तान में देख लीजिए, वहां पर संविधान कब बनता है, कैसे बनता है, कौन बनाता है, कब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद क्या व्यवस्था होती है, ये आज तक वहां पर तय नहीं हो पाया है। तात्पर्य यह है कि संविधान का पालन करना ही संविधानवाद कहलाता है। तो लॉक के विचारों में तो संविधानवाद का बीज देखने को मिलता है। फिर है राज्य के सीमित कार्य। लॉक राज्य के कार्यों की सीमा निर्धारित कर देता है। मतलब लॉक कहता है कि राज्य का काम क्या है, कि व्यवस्था की स्थापना करना राज्य का काम है, व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना राज्य का काम है और दंड विधान निर्धारित करना ये राज्य का काम है। मतलब तीन काम, व्यवस्था, सुरक्षा, दंड, ये तीन काम राज्य को करना चाहिए, अन्य कोई भी काम राज्य को नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से लॉक के विचारों में हमें पुलिस राज्य की गंध मिलती है। पुलिस राज्य क्या है? पुलिस राज्य का मतलब डंडा मारना,
पुलिस राज्य का विपरीत है जन कल्याणकारी राज्य। लॉक पुलिस राज्य का संस्थापक माना जाता है। जन कल्याणकारी कार्य मतलब जनता के हित से संबंधित समस्त कार्यों का संपादन करना। ये आधुनिक युग की मांग है। जबकि लॉक पुलिस राज्य का समर्थन करता है और कहता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह जो चाहे सब कानून और नियमों के दायरे में करे। इसके बाद होता है शासन एक ट्रस्टी है, दुरुपयोग होने पर हटाया जा सकता है। शासक एक ट्रस्टी है, संरक्षक है, स्वामी नहीं। जब एक व्यक्ति को हम शासक बनाते हैं तो हमारा संरक्षक होता है, मालिक नहीं होता। और संरक्षक को चाहिए कि उसके अधीन जो लोग हैं उन सबका पालन पोषण करें, उनके जीवन के विकास के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर करें, उनके जीवन की रक्षा करें, उनकी स्वतंत्रता की संपत्ति की रक्षा करें। इस प्रकार से शासन एक ट्रस्ट है। इसके बाद विद्रोह का अधिकार। अगला है विद्रोह का अधिकार। यदि शासक वर्ग जनता के हितों के विपरीत आचरण करता है, जब वह जनता पर बहुत ज्यादा अत्याचार करना शुरू कर देता है, तो लॉक जनता को विद्रोह का अधिकार देता है। विद्रोह इसका मतलब यह नहीं है कि मान लीजिए शासन ने कोई कानून बना दिया और वह कानून किसी एक वर्ग विशेष को पसंद नहीं आया तो उसने अपना विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे कार्यों का लॉक समर्थन नहीं करता। उदाहरण के लिए जैसे कृषि कानूनों का विरोध हुआ भारत में, तो एक वर्ग को पसंद नहीं आया, तो इसका यह मतलब नहीं कि उस शासन के विरुद्ध एकदम से विद्रोह कर दिया जाए। नहीं, विरोध किया जा सकता है, विद्रोह नहीं। विरोध और विद्रोह में अंतर है। विद्रोह सशस्त्र विद्रोह भी हो सकता है। लॉक यह कहता है कि यदि जनता पर जब ज्यादा अत्याचार शासक वर्ग के द्वारा होने लगे तब जनता को विद्रोह का अधिकार है। और उसके बाद व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद हमने प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, हॉब्स पढ़ा। इन चारों विचारकों को, चारों दार्शनिकों को आदर्शवादी विचारक माना जाता है, आदर्शवादी दार्शनिक माना जाता है। आदर्शवाद क्या है? जहां राज्य को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। प्लेटो आदर्शवाद का संस्थापक था। उसके बाद अरस्तु आया, अरस्तु ने भी इसका समर्थन किया। आधुनिक में मैकियावेली ने भी राज्य को सर्वोपरि स्थान दिया और हॉब्स ने भी राजा की निरंकुशता का समर्थन किया। तो जो विचारक राज्य की सर्वोपरिता को महत्व देते हैं उनको आदर्शवादी दार्शनिक या विचारक कहा जाता है। लेकिन जो विचारक व्यक्ति के निजी अधिकारों को, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देते हैं, राज्य को कम महत्व देते हैं, उन विचारकों को व्यक्तिवादी दार्शनिक या विचारक माना जाता है। लॉक व्यक्तिवादी विचारक है और व्यक्तिवाद का जनक है वो, क्योंकि उसके विचारों में हम कुछ चीजें अपनाए जाते हैं जो व्यक्तिवाद के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी है। जैसे 3 अधिकारों का संरक्षण। व्यक्ति के 3 अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इन 3 अधिकारों का लाभ सबसे बड़ा समर्थक है। दूसरा है शासन विधान जन सहमति से होनी चाहिए, मतलब कि शासन का जो नियम है, नियम निर्माण और क्रियान्वयन है, यह जनता की सहमति से होना चाहिए। जनता या व्यक्ति सर्वोपरि, व्यक्ति से ऊपर कोई नहीं। तीसरी चीज वह पुलिस राज्य का समर्थक है। पुलिस राज्य मतलब राज्य को जन कल्याणकारी नहीं करना चाहिए, वह केवल व्यवस्था, सुरक्षा और दंड, ये 3 प्रकार का काम करना चाहिए। और चौथी चीज विद्रोह का अधिकार वह व्यक्ति को देता है। इस प्रकार से व्यक्तिवाद का जनक लॉक के रूप में वह हमारे सामने आता है। इसके बाद अब आलोचना पर देखें। आलोचना में सबसे पहली बात मानव स्वभाव का एकांगीकरण है। स्वाभाविक है, हॉब्स मनुष्य को बहुत बुरा मानता है, लॉक बहुत ही सज्जन और नेक मानता है। कौन सही है, कौन गलत है? स्वाभाविक है, व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें होती हैं। हॉब्स ने मनुष्य के बुराई को देखा, लॉक ने मनुष्य की अच्छाई को देखा। प्राकृतिक दशा शांतिपूर्ण। प्राकृतिक दशा शांतिपूर्ण भला कैसे हो सकती है? जब वहां पर कानून नहीं थे, नियम नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, तो शांतिपूर्ण कैसे हो सकती है? यह कहने की बातें हैं। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति
वहां पर मत्स्य न्याय की स्थिति प्रचलित थी, लोग मारकाट करते थे। इस चीज को आगे चल करके लॉक स्वीकार करता है कि अधिकार स्वतंत्रता होने के बावजूद भी व्यवस्था न होने के कारण व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया। मतलब वह खुद इस चीज को स्वीकार करता है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन असुरक्षित हो गया था। तीसरी चीज पूंजीवाद का संपोषक है। व्यक्तिवाद के दो पक्ष हैं, एक राजनीतिक, दूसरा आर्थिक। व्यक्तिवाद के राजनीतिक पक्ष को हम व्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं कि व्यक्ति को हर क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और व्यक्तिवाद का आर्थिक पक्ष है जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं। इसके बारे में आगे चल करके जब व्यक्तिवाद पर व्याख्यान होगा तब उसमें देखेंगे। अभी व्यक्तिवाद का आर्थिक पक्ष मतलब पूंजीवाद का वह संपोषक माना जाता है। चौथी चीज जनसहमति पर जोर। जनसहमति पर जोर यह जनता को बहुत ज्यादा वह अधिकार देता है। हर क्षेत्र में जनसहमति पर का होना आवश्यक नहीं है। देखिए, कई बार शासक वर्ग जनता की सहमति प्राप्त करने के लिए, जनता के बीच लोकप्रिय होने के लिए, जनता का वोट प्राप्त करने के लिए कई बार लोक लुभावने नारे देता है, वादे करता है। हम अपनी आंखों के सामने श्रीलंका और वेनेजुएला की स्थिति देख सकते हैं। आज श्रीलंका और वेनेजुएला दिवालिया के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्यों? जनसहमति। इन देशों के शासकों ने क्या किया? पूरे टैक्स को माफ कर दिया, हर चीज फ्री। जब आप हर चीज को फ्री देंगे, जनसहमति से जनता तो सहमति देगी ही, लेकिन जो समझदार शासक होते हैं वे जनता के विरोध की परवाह नहीं करते और टैक्स पर टैक्स लगातार बढ़ाते जाते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जनता की सहमति प्रत्येक कार्यों के लिए आवश्यक नहीं। फिर है पुलिस राज्य। लॉ के राज्य को पुलिस राज्य कहते हैं। पुलिस राज्य का मतलब डंडे के जोर पर सब काम करना, केवल डंडा मारना, सकारात्मक काम, रचनात्मक काम नहीं करना। और छठवां है राज्य की स्थिति को क्षीण बनाना। राज्य की स्थिति को क्षीण बनाने में लॉक ने अपने व्यक्तिवादी विचारों का प्रतिपादन किया। ये लॉक के विचारों की आलोचना है। आगे देखें लॉक की देन। लॉक की देन की सूची बहुत लंबी है। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार। यद्यपि इसके पहले के विचारकों ने भी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन किया था, लेकिन जिस रूप में और जिस वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ लॉक ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को विश्लेषण किया, यह राजनीति के क्षेत्र में उसकी देन मानी जाती है। दूसरी चीज प्रजातंत्र का, वो सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। तीसरी चीज उदारवाद का जनक है। उदारवाद का मतलब होता है जहां पर सब काम मिलजुल करके आपसी सहमति के द्वारा, परस्पर सहयोग के द्वारा जिसका जहां पर संपन्न किया जाता है, उसे उदारवादी व्यवस्था कहते हैं। उदारवाद के बारे में भी आगे तक चर्चा होगी। तो लॉक के विचारों को उदारवाद का मूल स्थान माना जाता है। तीसरी चीज संविधानवाद। उसने संविधानवाद का प्रतिपादन किया, मतलब कि संविधान जैसे भी हो, संवैधानिक व्यवस्थाओं का नियमित रूप से पालन होना चाहिए। फिर है व्यक्तिवाद। वह व्यक्तिवाद का जनक है। व्यक्तिवाद के बारे में जैसे विचार हमारा सामने आता है, लॉक का नाम सबसे पहले आता है। चौथी चीज वैधानिक शासन। वैधानिक शासन का मतलब शासन को नियमों के अनुसार स्थापित और संचालित होना चाहिए। और दूसरी चीज, जहां कहीं भी वैधानिक शासन होता है, इसका मतलब यह हुआ कि उसके हाथ पैर कानून के द्वारा बंधे होते ही। जहां पर कानून होगा वहां पर बंधन होगा, और जहां पर भी संविधानवाद होगा, जहां पर भी वैधानिक शासन होगा, वहां पर शासन की सीमा होगी। कौन सी सीमा होगी? संविधान उसकी सीमा निर्धारित करता है, कानून उसकी सीमा निर्धारित करता है। देखिएगा, भारत में संघात्मक व्यवस्था है। कई बार राज्य सरकारें गलत काम करती हैं या ऐसे काम करती हैं जो ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार चाहते हुए भी उसको रोक नहीं सकती। क्यों? केंद्र सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। तो वैधानिक सरकार को सीमित सरकार कहते हैं, क्योंकि उसकी सीमा होती है। अपने मनमानी कोई काम नहीं कर सकती। जिस प्रकार से तानाशाह अपने मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ऐसा काम एक वैधानिक शासन नहीं कर सकता। फिर है लोकप्रिय संप्रभुता। लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब जहां पर जनता के हाथ में सत्ता होती है,
शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, उसे लोकप्रिय संप्रभुता वाला देश कहते हैं, या ऐसी सरकार को लोकप्रिय सरकार कहते हैं। जैसे भारत में लोकप्रिय सरकार है, संसदीय व्यवस्था है, जनता के प्रति शासन उत्तरदायी होता है, उसे लोकप्रिय सरकार कहते हैं। फिर आता शक्ति पृथक्करण। लॉक ने कहा था कि कानून निर्माण, कानूनों का क्रियान्वयन और कानूनों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करना, ये सब चीजें अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तियों में होनी चाहिए, इन तीनों का संयोग नहीं होना चाहिए। तो लॉक को शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का जनक माना जाता है। लॉक के ही विचारों को आगे चल करके मॉन्टेस्क्यू ने विस्तृत रूप से प्रतिपादन करके शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये है लॉक के विचारों की देख। यहाँ पर एक बात उल्लेखनीय है कि लॉक के विचारों के संदर्भ में दो प्रकार की बातें कही जाती है। पहली बात यह कही जाती है कि लॉक ने गौरवपूर्ण क्रांति के औचित्य को सही साबित करने के लिए ये पुस्तक शासन पर दो निबंध प्रकाशित किया था, यह लिखा था। मतलब जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसके द्वारा विलियम तृतीय और संसद के बीच समझौता हुआ, राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। पहले जैसे राजा निरंकुश हुआ करते थे, राजा संप्रभु हुआ करते थे, इस विलियम तृतीय और संसद के बीच जो समझौता हुआ, उस समझौते के अंतर्गत व्यवस्था की गई कि संप्रभुता संसद में निहित होगी। संसद का मतलब इंग्लैंड में सम्राट, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। भारत में संसद का मतलब संसद, लोकसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से इंग्लैंड में इस समझौते के द्वारा राजा की शक्तियों को कम कर दिया गया। पहले एक व्यक्ति, एक राजा में संप्रभुता निहित हुआ करती थी, इस समझौते के द्वारा संप्रभुता संसद में निहित कर दी गई। तो इस प्रकार से लॉक पर यह आरोप लगाया जाता है, या लॉक को यह श्रेय दिया जाता है कि उसने 1688 की रक्तहीन क्रांति के औचित्य को सही साबित करने के लिए उसने इस पुस्तक का लेखन कार्य किया। और दूसरा ये कहा जाता है कि लॉक को अपने दूरदृष्टि से यह अनुमान हो चुका था कि इंग्लैंड में ऐसी व्यवस्था हो सकती है, ऐसा कुछ घटित हो सकता है जिसके द्वारा जनता राजा के विरुद्ध विद्रोह करेगी और राजा की शक्तियों को कम कर देगी। यह है लॉक के राजनीतिक विचार, उसकी आलोचना, उसकी देन। अब अगले व्याख्यान में हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतिम विचारक रूसो के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।